नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ सुरक्षित और खुशहाल होंगे। मैं हूं आपके समक्ष अंजलि राव और मैं लाई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का चौथा पाठ। तो बच्चों, पाठ को आपके समक्ष रखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ देखें और समझें कि वो मैं क्या दिखाना चाहती हूँ और ये हमारे पाठ से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि आप कौन से चित्र देख रहे हैं। अभी आपके पर्दे पे, फोन के पर्दे पे बहुत सारे ऐसे चित्र दिख रहे हैं। आप इसे जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि क्या है, कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है और कहाँ का है। तो चलिए बच्चों, अब आपने जिस चित्र को यहाँ पर देखा, ये क्या था? ये थे भव्य इमारत, है ना? हमारे भारत देश के भव्य इमारत, सुंदर सुंदर इमारत। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश हस्तकला में दुनिया में प्रसिद्ध है। हस्तकला यानी कि लोगों के हाथ से कलाकारी किया हुआ जो चीज होता है, उसमें वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर ऐसे ऐसे इमारतें थी जो एक दिन में नहीं खड़ी हो गई, एक दिन में नहीं बना दिया गया उनको बनाने के लिए कई कई साल, कई 100 साल लगे और तब जाकर वो इमारतें खड़ी हुई। और ये इमारतों को बनाने के लिए बहुत लोगों की मदद ली गई, बहुत लोगों की सहायता ली गई, तभी जाकर ये इमारतें आज खड़ी हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ आकर जो है इनको देखने आते हैं, इनका दर्शन लेने आते हैं और ये एक पर्यटक स्थल बन चुका है। तो बच्चों, आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उसी पाठ से, उसी पर आधारित है। और यह पाठ जो है, ये कहानी जो है, एक छोटे से बालक की कहानी है। 10 वर्षीय बालक जो इतनी अच्छी पत्थरों को तराश कर जो है उन पर नक्काशी करता है और उन पर घंटियां बनाता है। तो क्या ये संभव है? आपने कई लोगों को देखा होगा जो इन चीजों को करते हैं, पर ये क्या छोटे होते हैं, बालक होते हैं, आप जैसे होते हैं, पर इस बच्चे के अंदर में वो कला, वो रुचि है। और जैसे मैंने बताया कि हमारा भारत देश हस्तकला में पूरे संसार भर में, पूरे दुनिया भर में विख्यात है, मशहूर है इन भव्य इमारतों की वजह से। और आज हम उसी पाठ को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एक छोटा सा बालक जो कारीगरी करता है ना, पत्थरों को तराश कर सुंदर सुंदर घंटियां बनाता है, तो वो छोटा सा बालक, नन्हा बालक, है ना, और उसके अंदर इतनी सारी खूबी है, हुनर है, तो वो हो गया फनकार, है ना, कलाकार हो गया। तो हमारा पाठ भी वही पाठ है, इसका नाम है नन्हा फनकार। तो चलिए बच्चों, हमारा पाठ है नन्हा फनकार। जैसे मैंने बताया, नन्हा यानी बालक, बच्चा, और फनकार यानी कि कलाकार, जिसके अंदर किसी भी चीज को करने के लिए रुचि है, वो उसके अंदर हुनर है और वो बड़ी आसानी से उस चीज को कर जाता है, तो वो फनकार कहलाता है। तो आज हम उसी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। वह लड़का जिसके बारे में ये कहानी है, जिसके बारे में ये पाठ है ना, वह लड़का एक चौकोर से लाल पत्थर में बैठ गया, यानी कि एक 4 कोने वाले लाल पत्थर के पास बैठ गया और उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। उसने जल्दी जल्दी प्रार्थना को पढ़ी। चुपचाप से जो हम प्रार्थना मुंह में रख के दबा दबा के पढ़ते हैं, उसको कहते हैं बुदबुदाई। और छेनी हथौड़ा, जैसे कि जिस चीज को हम, किसी चीज को अगर हम किसी पर वार करते हैं, जैसे कि हम पत्थर पे वार करना चाहते हैं, तो उसमें हम छेनी को रखते हैं, हथौड़े से उस पर वार करते हैं। जैसे
कि आप चित्र में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि छेनी हथौड़ा एक प्रकार का लोहे का औजार है और इसके प्रयोग से ही हम पत्थरों पर वार करते हुए उस पर आकृतियां ढालते हैं। तो उठाकर अपने काम में जुट गया, उसको उठाता है और अपने काम में लग जाता है और कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कुछ ही दिन की पहले की बात है, उस लड़के ने उस पत्थर पर घंटियों की कतारें, यानी कि जो घंटियां को हम अंग्रेजी में कहते हैं बेल्स, तो उसको बनाने की कतारें, उसको लाइन, उसको जो है पंक्ति पे रखना उन्होंने शुरू किया और कड़ियां उकेरना, यानी कि जो हम उस पे जो डिजाइन लगाते हैं उसे कहते हैं कड़ियां, उकेरना शुरू किया था। और लड़के ने अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई थी। अधबनी यानी कि अधूरी बनी हुई घंटी पर छेनी की नोक, उसके सामने में एक नुकीला एक भाग है, उसे कहते हैं नोक। छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से, सावधानी पूर्वक यानी कि बड़े ही ध्यान से उस हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी यानी कि उस पर अपनी कारीगरी दिखाना शुरू कर दिया, उस पर छेनी हथौड़े की मार से आकृति बनाना शुरू कर दिया। हथौड़े के वार से, वार यानी कि उस पर अगर हम किसी चीज से मारते हैं तो पत्थर पर जो कटाव यानी कि जो कटिंग, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उभरता है, पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता, है ना। पत्थर की किरचें, जब हम किसी चीज को मारते हैं जोर से, पत्थरों पर अगर हम वार करते हैं तो उसकी छोटी सी तिनके जो है वो आंख पर चल जाती है या लग जाती है, तो हमारी आंखें कैसी होती है, ऐसे सिकोड़ से जाती है, उसकी आंखें सिकोड़ जाती थी। साथ ही साथ धीमी धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता, है ना। बच्चे भी जब कुछ काम करते हैं या किसी चीज को बड़े भी काम करते हैं तो वो हल्की गुनगुनाते हैं, कुछ गीत वो मन में या ऐसे हल्के गुनगुनाते हैं, तो बच्चा भी वो धीमी धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाने लगता है और काम करता है। और उसके चारों ओर दूसरे संगत राश यानी कि जो नक्काशी वाले काम करते हैं, एक साथ जो बैठे हुए हैं, वे भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे यानी कि मशरूफ थे, एकदम उसमें लगे हुए थे। और केशव, उस बालक का नाम क्या था, केशव 10 साल का था, सिर्फ और सिर्फ 10 साल का, जैसे आप हैं, और अभी अपना काम सीख ही रहा था, अभी अपना काम जो था वो सीख ही रहा था। अभी उसकी उम्र काफी छोटी है ना, तो वो काम जो है सीख ही रहा था। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर, है ना, हम किससे सीखते हैं, अपने माता पिता से ही काम सीखते हैं। कुछ करने की इच्छा होती है तो हम उन्हीं से उस चीज की करने की हम भावना अपने मन में उत्पन्न करते हैं। तो पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों, यानी कि जैसे पता है आपको सीधी लकीर कैसे होती है, ऐसे लकीर, है ना, सीधी लकीर, ऐसे लकीर वो आसानी से बना सक रहा था। और घुमावदार, यानी कि जैसे कि घुमावदार, ऐसे घुमावदार लकीरें वो आसानी से जो है डिजाइन उकेर सकता था, डिजाइन उस पर आकृति बना सकता था, ढाल सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। अब उसने बहुत सारे काम कर लिए थे नक्काशी को लेकर, तो इनमें से जो है घंटियां बनाना ही उससे ज्यादा कठिन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, आप चित्र में देख सकते हैं बारीक जालियां कैसे होती है, ठीक है, छोटी बारीक जालियां जिसको आप अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते, बड़े छोटे पतले जो है जाली जो होती है, वैसी जालियां जो है वो बना पाएगा। और महीन नफीस बेल बूटे आपको पता ही है, बेल है ना, क्रीपर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसे बेल बूटे वो उकेर सकेगा, बना सकेगा।
कमल के फूल पता है आपको, अंग्रेजी में लोटस कहते हैं, उस फूल को भी वो उभार सकेगा, है ना। लहराते हुए सांप, सांप कैसे चलते हैं, ऐसे लहराते हुए चलते हैं, तो ऐसे भी वो डिजाइन बना सकेगा। और इठलाकर चलते हुए घोड़े, इठलाकर चलते हुए, बलक खाते हुए चलते हुए, मटकाते हुए चलते हुए घोड़े भी वो पत्थर पर उकेर पाएगा, यानी कि उस पर वो बना पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, जैसे उसके पिताजी उस चीज में माहिर हो गए थे। और कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, कई साल पहले जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था, तो उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। उसके माता पिता गुजरात। बच्चों, आप मानचित्र में अभी देख पा रहे हैं गुजरात कहाँ पर स्थित है ना। हमारे भारत देश के पूरे पश्चिमी क्षेत्र जहाँ है, आप ये पूरा इलाका देख रहे हो, हमारा गुजरात है। और यहाँ से वे आगरा चले गए थे, यानी कि आप अभी मानचित्र में देख रहे हैं आगरा, है ना। हमारा भारत देश का जो उत्तरी इलाका है, यहाँ पे जो छाया छाया जो आपको दिख रहा है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के एक यमुना नदी है, उसके तट पर है आगरा। और आगरा का तो आपने मशहूर इमारतों के नाम सुने ही हैं, जैसे पता ही होगा आपको, ताजमहल, है ना, और है आगरा का किला। तो अगर आपको कभी मौका मिले, अगर आपने सुना है नाम, तो कभी जाकर जरूर देखिएगा और इस भव्य भवन का आप आनंद ले सकते हैं, उनको देखकर, नजदीक से उनको देखकर, है ना। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। और बादशाह अकबर, अब यहाँ पर नाम आया है बादशाह अकबर। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बना रहे थे। बादशाह अकबर जी जो थे वो आगरा का किला बना, जैसे मैंने बताया ना कि आगरा का किला भी है आगरे में। ये जो किला है बच्चों, आगरा का किला, ये पूरे लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल लाल दिखता है और ये बहुत ही भव्य है। और जैसे मैंने बताया आपको, ताजमहल, ताजमहल जो है वो सफेद पत्थरों से बना हुआ है, जिसे हम संगमरमर कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं मार्बल, है ना। और केशव के पिता को यही काम मिल गया था, केशव के माता पिता को वहीं पर जो है काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव का भी जन्म जो था वो आगरे में ही हुआ था। ठीक है बच्चों, माता पिता वहां जाके बस गए थे और केशव भी वहां पर जन्म ले लिया था उसने। और उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव, उसे गुजरात की पुश्तैनी, पुश्तैनी यानी कि ऐसा गांव जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमारे पूर्वजों की याद उसमें बसी हुई है ना। हमारे दादाजी, परदादाजी, सभी की याद उसमें बसी हुई है। ऐसे गांव जाने का तो कभी मौका ही उसे नहीं मिला था, है ना। और आगरे की गलियां और अब सीकरी, है ना, इसको हम फतेहपुर सीकरी कहते हैं, बस यही उसका घर था। आगरे की गलियां ही उसका घर और फतेहपुर सीकरी ही उसका घर रह गया था। उसको अपनी पुश्तैनी गांव जाने का मौका नहीं मिला था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। चारों ओर जो है नक्काशियों का काम चल रहा है, तो छेनी हथौड़ों की मार, ठक ठक की आवाज, खड़खड़ की आवाज जो है आ रही है, और केशव को किसी की कदमों की आवाज नहीं आती है। आहट यानी कि आवाज नहीं सुनाई पड़ी, और इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। जैसे ही वो काम में इतना ध्यान और मग्न है, जैसे ही उसकी कानों में आवाज पड़ती है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, चौंक जाता है। ठीक है, माशा अल्लाह। बच्चों, ये एक उर्दू शब्द है, उर्दू है, और माशा अल्लाह ये आवाज उसके कानों में पड़ती है। और ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। किसी ने उसको बोला कि ये घंटियां जो तुम बना रहे हो ये कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, तुमने खुद बनाई है। उसने उससे आश्चर्य से कहा, क्या तुमने इसे खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। पीछे मुड़ता है और देखता है कि कौन
किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे ये बोलने के लिए, और उसे वो तो दिख रहा है ना, काम में कर रहा उसे तो दिख रहा है, फिर किसकी हिम्मत हुई वो पीछे मुड़कर देख रहा है। और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है, उसने बोला कि कोई इसमें शक की बात नहीं है, बेशक इसी घंटियों को तो मैं ही बना रहा हूँ। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? उसने उसको प्रश्न करते हुए कहा कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा है मैं इस घंटियों को बना रहा हूँ? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, मैं ही इस पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, बड़े गुस्से में, एकदम जोर से करारेदार जो है जवाब जो है केशव ने उस व्यक्ति को दे दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। उस व्यक्ति ने बोला कि दिख तो रहा है पर आप तो बड़े छोटे हो, इसीलिए मुझे शक हो रहा है कि क्या इस घंटियों का निर्माण तुम कर रहे हो। मैं 10 साल का हूँ, बोल रहे हैं कि मैं 10 साल का हूँ, ठीक है 10, अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। वह व्यक्ति उससे बात करते करते जो है पास में पड़ा हुआ जो पत्थर है उस पर बैठ जाता है और कहता है, तब तो काफी बड़े हो, तब तो तुम बहुत बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। मैंने भी, अब कौन बोल रहा है? वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं भी जब 13 वर्ष का था, 13 साल का था, तो मैंने भी लड़ाई में हिस्सा लिया था, मैंने भी युद्ध में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब वो व्यक्ति जो है केशव के एकदम सामने बैठा हुआ है। अब केशव उसको अच्छी तरह से देख पा रहा है। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। वह व्यक्ति का उम्र जो था 30 के ऊपर था। कद जो था मंझोला था। कद यानी कि उसकी जो लंबाई है वो मंझोला था, यानी कि ना ज्यादा लंबा था ना ज्यादा छोटा था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। आप चित्र में देख सकते हैं कैसे अंगरखा होता है। इस प्रकार का अंगरखा जो है वो उस व्यक्ति ने पहना हुआ था, पजामा पहना हुआ था सफेद रंग का, सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे लंबे गहरे लाल रंग की लंबे बाल थे। उसके लंबे बाल, बहुत लंबे लंबे बाल रखे हुए थे उस व्यक्ति ने, और लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। अब दिखने में केशव को लग रहा है कि ये तो बहुत मामूली सा व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा आदमी है। और केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, कैसे पता चला कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है? उसके गले में मोतियां थी, है ना, अंगुलियों में अंगूठियां थी। तो ये सारी चीजों को देखा तो समझ में आया कि ये मामूली सा व्यक्ति नहीं है, ये कोई बड़ा व्यक्ति है। तीखी नाक है ना, जिसकी नाक जो है नुकीली होती है, लंबे लंबे होते हैं, उसको तीखी नाक कहते हैं। और बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े जो है आंख है उनके, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती हुई मूछें हैं, है ना। और केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था। व्यक्तित्व यानी कि ऊपर से नीचे तक उसका जो है जांच कर रहा था, यानी कि उस व्यक्ति की व्यक्तित्व यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे पर्सनालिटी को देख रहा था। उसका ढंग, रंग, रवैया सब वो देख रहा था, मुआयना कर रहा था। और कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस व्यक्ति ने उसको इशारा किया, उस नक्काशी को दिखाते हुए, कि इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। लड़ी जैसे कि कोई चीज हम ऐसे डिजाइन बना रहे हैं, तो इस लड़ी में जो है अधूरा लड़ी पड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे अधूरी, मतलब ये काम और भी उसको करना बाकी है। तो इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी की तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। जैसे ही वह कुछ जवाब देता उस व्यक्ति को, उसने किसी के दौड़ कर आने की आवाज उसको सुनाई देती है। और यह कोई नहीं, महल का, जो राजमहल है उस महल का पहरेदार था। जैसे आप इस पहरेदार
का चित्र आप देख पा रहे हैं। पहरेदार क्या करते हैं, है ना, पहरा देते हैं, देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं, किसी की कोई अनजान व्यक्ति ना आ जाए, इसके लिए वो पहरे पे लगे रहते हैं। और वो कहते हैं हुजूर, ये उनकी जो है राजसी बात है। तो ये हुजूर जो है शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। और माफ करें यानी कि मुझे माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं था। वो पहरेदार उस व्यक्ति को कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके आने का तो पता ही नहीं चला। हांफते हुए, हांफते यानी कि ऐसे करके जो भाग भाग के आ रहा है, तो उसको जब हाँफ आ रही है ना, उसकी सांसें जो है बढ़ गई है, तो हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। उसने व्यक्ति से बात कर लिया, उसके बाद वो केशव को देख रहा है, घूर रहा है और केशव को कहता है, बेवकूफ, बुद्धू, खड़ा हो। वो कहता है कि खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ के नहीं बात करते हैं, है ना। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत यानी कि हिमाकत या हिम्मत तुमने कैसे की, है ना। झुककर सलाम कर इन्हें, जैसे कि हम जैसे कि अपने किसी भी रिश्तेदार या अपने को बड़ों को या अपने टीचर्स को देखते हैं तो हम उन्हें विश करते हैं, है ना। तो वैसे ही जो है सलाम करते हैं, मतलब उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। वैसे ही वह पहरेदार उस बच्चे को डांट रहा है, ठीक है। अब केशव का माथा ठनका, अब उसका दिमाग जो है सही हुआ और उसे कुछ समझ में आ रहा था। बदहवासी यानी कि एकदम मतलब झटके में परेशान होकर ना छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अब वो छेनी से जो काम कर रहा था वह छेनी हाथ से छूटकर जो है नीचे गिर जाती है और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया, या ख्याल आते ही उसने उसे झुककर सलाम किया, उसको नमस्ते किया, प्रणाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से यानी कि ऐसी चुपचाप डरी डरी नजरों से अकबर को देखने लगा। डर के वो अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी भली न लगी। दखलंदाजी यानी कि बीच में टोकना, रोकना, है ना। अकबर को बिल्कुल भली ना लगी, अच्छी ना लगी। इन्होंने खींचकर गुस्से में, खींचकर यानी कि जोर से गुस्से में पहरेदार को वहां से जाने का इशारा कर दिया। ऐसे करके जोर से उसको डांटते हुए पहरेदार को वहां से जाने को कह दिया। ठीक है सिपाही, ठीक है, उसको ऐसे ठीक है सिपाही करते हुए डांटते हुए उसको वहां से जाने को कहा। और कुछ ही देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, उन्होंने कहा कुछ देर के लिए हम दोनों को, मतलब केशव को और मुझे जो है अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में, है ना, था। असमंजस यानी कि दुविधा, परेशानी में कि अब मैं क्या करूं, ये करूं ना करूं, वो करूं ना करूं, ऐसे दुविधा में वो फंस गया था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, अभी क्या करूं मैं, क्योंकि अकबर जी खड़े हैं सामने। अब मैं अपना काम शुरू करूं कि उनकी बातें सुनूं। इस दुविधा में वो असमंजस में फंस गया। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़े रहे, है ना। हुक्म यानी कि उनके आदेश का इंतजार करें, या मैं ऐसे खड़े रहूं या मैं नक्काशी शुरू करूं। ऐसे दुविधा में वो फंस गया। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, डर लग रहा है ना। बादशाह अकबर उसके सामने खड़े हैं और जिसके लिए वो काम कर रहा है, अब उसका दिल जोरों से धक 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 कर रहा है। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर जो थे उसे बड़े प्यार से निहार रहे थे, प्यार से देख रहे थे। तो इस वजह से केशव को उससे बिल्कुल भी डर नहीं था, नाराजगी नहीं था। अब बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगला भाग जो रहेगा, भाग 2, हम अगली कक्षा में करेंगे। और यहाँ तक जो था आपको ये जवाब ढूंढने हैं कि अकबर ने क्या उसे डांटा होगा या उसे धमकाया होगा,
कि क्या क्या होगा, उसको क्या कहा होगा। और बच्चों, आज हम जितना पाठ पढ़े हैं हम उसके थोड़े से परीक्षा कर लेते हैं, अपने खुद को जांच कर लेते हैं कि हमने कितना जाना, कितना समझा। तो आप क्या तैयार हो उस चीज के लिए? तो मैंने एक क्विज तैयार की है, क्या आप उस क्विज के लिए तैयार हो? तो चलिए बच्चों, मेरे पास 12 प्रश्न हैं आपके लिए इस भाग से जुड़े हुए, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों के जवाब देंगे फटाफट से। उसके लिए आप अपनी कॉपी या पेन पेंसिल जो भी है निकाल लें और फिर जांच करें कि आपने इस पाठ को कितना समझा अब तक। तो देखिए बच्चों, का प्रश्न है, वह लड़का किस रंग के पत्थर के पास बैठ गया? इसके 3 विकल्प है। पहला है हरा, ख पीला, ग लाल। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके प्रश्न ऐसे है क, और यदि उसका जवाब ख है तो आप ऐसे उसके सामने ही खा लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वो 12 प्रश्नों के जवाब देने हैं। दूसरा ख प्रश्न है, ताजमहल किस पत्थर से बना है? पाठ के पढ़ाते समय मैंने इस पत्थर का जो है, मैंने इस पत्थर का नाम लिया था। तो ताजमहल जो आगरा में है वो किस पत्थर से बना है? क है संगमरमर, ख पारस, ग है काला पत्थर, है ना। संगमरमर पता है आपको, सफेद रंग का पत्थर होता है। पारस पत्थर जो होता है वो मणि होती है, बहुत बहुमूल्य रत्न होता है, और ये जो है नेपाल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ग है काला पत्थर, जिसको आपको पता ही है काला रंग का जो होता है। ये तीनों में से जो सही जवाब है उसे अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ग है, लड़का पत्थर पर क्या उकेरना चाहता था? लड़का पत्थर पर क्या उकेरना चाहता था? पत्थर पर वो क्या कर रहा था? क खिलौना बना रहा था, घंटियां बना रहा था, या ग मूर्ति बना रहा था? क्या बना रहा था? घ उस लड़के का क्या नाम था? उस लड़के का नाम क्या था? क रमेश, ख महेश, ग केशव। इन तीनों में से जो सही जवाब है उसे आप बगल में लिख लीजिए। अगला है, यह अकबर एक महान सम्राट थे, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? अकबर एक महान सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे, और इस वाक्य में आपको कौन सा संज्ञा शब्द नजर आ रहा है? महान, थे या अकबर? संज्ञा शब्द जिसमें नाम का आभास हो, नाम पता चले उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में पढ़ लिया था। तो महान है या थे है या अकबर है? चा प्रश्न है, केशव बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? जब वो बड़ा होगा तो मैं ये बनूंगा, ये बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? वो बड़ा होकर वकील बनना चाहता था, या ख डॉक्टर बनना चाहता था, या ग शिल्पकार बनना चाहता था, है ना। तो तीनों में से जो सही है उसके सामने आप वो अक्षर लिख लीजिए। पर उससे पहले जो है आप एक छोटी सी चित्र को देखें, ये आपको मदद करेगा इस सवाल के जवाब को देने में, है ना बच्चों। तो देख सकते हैं आप, ये चित्र है, और आप इससे आप पता लगा सकते हो कि इस प्रश्न का जवाब कौन सा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्न है, केशव के जन्म से पहले उसके माता पिता कहाँ रहते थे? केशव के जन्म से पहले उनके जो माता पिता थे वो कहाँ रहते थे, फिर कहाँ आकर बस गए थे? कुछ याद आ रहा है आपको? कहाँ रहते थे पहले? तो क है गुजरात में रहते थे, ख राजस्थान में रहते थे, या ग आगरा में रहते थे? कहाँ पर रहते थे उसके सामने आप सही उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, ज आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, या हुमायूं ने? अकबर ने, शाहजहां ने, या हुमायूं ने? तो अभी हम लोगों ने पाठ पढ़े जिसके लिए, जिस व्यक्ति के ऊपर, उसी ने आगरे का किला बनवाया था। तो किस व्यक्ति का नाम आना चाहिए? शायद आपको याद आ गया है, आप उसका जवाब लिख सकते हैं।
अगला है केशव का जन्म कहाँ हुआ। केशव कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसका जन्म हुआ। क पंजाब, ख आगरा, ग दिल्ली। कहाँ पे उनका जन्म हुआ, है ना। उनके माता पिता जहाँ आकर बस गए थे वहीं पे उनका जन्म हुआ, है ना। तो कौन सा सही जवाब है, आप उसके आगे जो है अपना उत्तर दे सकते हैं। अंगा, केशव कितने साल का था। तो क है 12, ऐसे लिखते हैं ना 12, और ख 10 और ग है 11। 12 था, 10 था या 11 था, तो जवाब सही लिखे। अकबर और केशव की बात करते समय अचानक वहां कौन आ गया था। चोर, पहरेदार या माली। तीनों में से जो सही जवाब है उसे आप अपने ट प्रश्न के आगे लिख सकते हैं, है ना। और आखिरी हमारा जो प्रश्न है वो है ठ, असमंजस में पड़ जाना का क्या अर्थ है। तो इन तीनों विकल्पों में से सही जवाब क्या है। दुविधा होना, आसमान देखना या सो जाना। इन तीनों में से जो सही जवाब है उसे आप अपनी कॉपी पर लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा 12 प्रश्न यही खत्म होता है ना। और इस प्रश्नों के जवाब आप अपनी कॉपी पर लिख के रखें, और जब हम अगली कक्षा में आएंगे भाग 2 के लिए, तब इस प्रश्नों के जवाब को करेंगे और देखेंगे और आप जांचेंगे कि आपने उसे सही किया है या नहीं। तो बच्चों, अब तक के लिए इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।